नमस्कार, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। मैं हूं आपके साथ सारिका श्रीवास्तव। छत्तीसगढ़ डिबेट में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ में मास्टरमाइंड और माइंड गेम ने राजनीति का पारा चढ़ा दिया है। प्रदेश में कथित शराब घोटाले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी के बाद बयानबाजी जारी है। इसी बीच भाजपा के प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन ने शराब घोटाले का मास्टरमाइंड भूपेश बघेल को करार दिया। साथ ही आरोप लगाया है कि भूपेश ने आदिवासी नेता कवासी लखमा को मोहरा के रूप में इस्तेमाल किया। इस पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि ये भाजपा की बौखलाहट है, भाजपा डरती है, इसलिए भूपेश बघेल जब मुख्यमंत्री थे तब भी ईडी आईटी की कार्यवाही उनकी छवि को खराब करने की कोशिश कर रही थी। आरोप प्रत्यारोप के बीच राजनीति के गलियारे में चर्चा है कि कौन मास्टरमाइंड है और कौन माइंड गेम खेल रहा है। अगर भूपेश बघेल ने शराब घोटाले में माइंड गेम किया और वही मास्टरमाइंड है, तो राजनीति का माइंड गेम नितिन नवीन खेल रहे हैं। नितिन नवीन ने अपने बयान से मास्टर स्ट्रोक चलाकर एक तीर से 3 निशाना साधा है और उनके बयान में आदिवासियों के प्रति सहानुभूति है तो कवासी लखमा के बहाने कांग्रेस में फूट डालने का प्रयास, साथ ही कांग्रेस के बड़े चेहरे को दागदार करने की चाल भी है। आइए इस पर चर्चा शुरू करने से पहले सुनते हैं कि नेतागण क्या कह रहे हैं। मैंने तो यही समझा कि एक ट्राइबल के द्वारा अपराध करा दिया गया, मास्टरमाइंड अभी पीछे बैठा है, पर कानून इतना मजबूत है कि उस मास्टरमाइंड को भी पकड़ निकालेगा। और मैं तो कहूँगा कि भूपेश बघेल जी, आपने जिस प्रकार से एक आदिवासी को मोहरा बनाकर यूज किया, कहीं न कहीं दिखता है कि ट्राइबल्स के प्रति आपकी सोच क्या है और आप किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं। तो आप भी बचिएगा नहीं। ट्राइबल्स को मोहरा जरूर आपने बनाया है, लेकिन इस अपराध का जो असली जनक है कानून वहाँ तक भी पहुँचेगा। श्री भूपेश बघेल को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं नितिन नवीन, केदार कश्यप एवं अन्य के द्वारा की जा रही बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट को दिखाता है। भारतीय जनता पार्टी भूपेश बघेल से कितना डरती है, यह उनके प्रभारी के बयान से समझ आता है। और ये नई बात नहीं है। जब भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, तब भी भारतीय जनता पार्टी ने ईडी, सीबीआई, आईटी जैसी एजेंसियों को आगे करके उनकी छवि खराब करने की कोशिश किया था। आज भी ईडी की कार्रवाई के बाद श्री भूपेश बघेल के नाम का उल्लेख करना, उनके नाम को लेकर बयानबाजी करना, ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग करके पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस की छवि खराब करना चाहते हैं। मास्टरमाइंड का माइंड गेम आज का हमारे चर्चा का विषय है और इस पर चर्चा के लिए खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। सबसे पहले बता दूं, गंधर्व पांडे जी बीजेपी नेता, अजय गंगवानी जी कांग्रेस प्रवक्ता और लखन चौधरी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का एशियन न्यूज में बहुत स्वागत है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं अजय जी आपका रुख करना चाहूंगी। बदले की राजनीति जो है आप लोगों ने इसे करार दिया है। मैं पूछना चाहूंगी कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऐसा क्या किया था जिसका बदला बीजेपी ले रही है? लगातार भारतीय जनता पार्टी ओबीसी के खदावड़ में पीता है। न केवल छत्तीसगढ़ में, पूरे देश में उनकी अपनी व्यक्तिगत इमेज है और पूरी स्वीकार्यता है। जहां देश देश में चुनाव होते हैं, हमारे कांग्रेस का आला कमान उनको महती जिम्मेदारी वहां सौंपता है। ये सबसे बड़ा प्रमाण है। यहाँ लगातार भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और रमन सिंह अन्य का नाम लेना मैं उचित नहीं मानता। सारिका जी, किसी को भी महती जिम्मेदारी कहीं चुनाव में नहीं मिलती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस प्रकार से ईडी, हमने पहले भी देखा सारिका जी, पहले यहाँ पे विधानसभा चुनाव हुआ तब ईडी सक्रिय हो जाती है, फिर लोकसभा चुनाव होता है, जब जब अमित शाह जी का दौरा होता है सारिका जी, लगातार ईडी की कार्रवाई शुरू हो जाती है। अभी भी स्पष्ट रूप से दिख रहा है। एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण मैं सारिका जी देना चाह रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में शायद सका के प्रशासन में अगर कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ खुल के अपनी आवाज उठाता है, क्योंकि माननीय कवासी लखमा जी ने 16 दिसंबर से 20 दिसंबर जो शीतकालीन संसद का विधानसभा का सत्र चला, उसमें तारांकित प्रश्न के माध्यम से दंतेवाड़ा में एक ही नाले में 3-3 पुल, जिसके लिए स्पष्ट रूप से अरुण साह जी ने लिखित जवाब में स्वीकार किया कि आचार संहिता के बीच में बिना बजट प्रावधान के, बिना प्रशासनिक स्वीकृति के, बिना टेंडर निकाले आज एक ही नाले पे 3 पुल बनाए गए। आज उस कारण उसमें न ठेकेदार पे कोई कार्रवाई होती है, न अधिकारी पे कार्रवाई होती है। ये दिखता है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की शायद सरकार का इस भ्रष्टाचार में समर्थन था। ये दिख रहा है। दूसरी घटना देख लीजिए, मुकेश चंद्राकर जी जो बस्तर के ओजस्वी पत्रकार थे, आज 56 करोड़ की जो सड़क है उसका बजट 142 करोड़ तक पहुंचा दिया जाता है। 90% भुगतान बिना सड़क बनाए उसको भुगतान कर दिया जाता है। क्या बिना राजनीतिक संरक्षण के संभव है? ये दो सबसे उदाहरण है कि अगर कोई भ्रष्टाचार के नाम आवाज उठाएगा तो या तो आपको मौत की नींद सुना दिया जाएगा या आपके बाद ईडी भेज के आपको राजनीतिक साजिश और षड्यंत्र के चलते
आपको सलाखों के पीछे ढकने की साजिश कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार कर रही है। मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा दे रहा हूं। अभी तक यूपीए सरकार के समय हमारे 10 सालों में ईडी के द्वारा मात्र 112 मामले दर्ज किए गए, जबकि इनके 11 सालों में 3070 मामले दर्ज किए गए, जिसका कनेक्शन में मतलब 0.5% से कम है। हर जी। 200 व्यक्ति पे अगर ईडी कार्रवाई करता है सारिका जी, तो एक व्यक्ति जो है वो आखिर में गुनाहगार साबित होता है। 199 लोग जो बेकसूर साबित हो रहे हैं। तो यहाँ दिख रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये स्पष्ट करे कि ईडी अपना फाइनल चैनल क्यों पुट नहीं कर रही है। एक 2021-22 का जो मामला है सारिका जी, 3 साल के बाद आज नगरीय निकाय चुनाव के ठीक पहले, पंचायत चुनाव के ठीक पहले आज हमारे कवासी लखनऊ में कार्रवाई करके आप उनकी पार्टी को और हमारी कांग्रेस पार्टी की छवि को धूमिल करने का जो दुष्प्रयास कर रहे हैं, ये लोकतंत्र में स्वीकार ही नहीं है। आज बड़ी बड़ी बात तो ये बिल्कुल कर रहे अजय हैं। जी, आपने गंधर्व जी आपने सुना कि अजय जी क्या कुछ कह रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी पर क्या कुछ कह रही है। कई बार भ्रष्टाचार के आरोप, तो कई बार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी से डरने के जो आरोप हैं ये कांग्रेस लगा रही है। देखिए, निश्चित तौर पे जिस प्रकार से शराब घोटाला छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा, 2019 से 2022 तक जिस प्रकार से ट्रिपल एपी त्रिपाठी, अनवर डेबर और अनिल टुटेजा के संरक्षण में छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता का 2200 करोड़ रुपए जो स्वाहा किया गया, उसमें कहीं ना कहीं आज आप देखेंगे जब ईडी ने छापामार कार्रवाई की थी तो उन्होंने कहा था पीओसी के तहत, दैट इज प्रोसीड ऑफ क्राइम। जब क्राइम हो रहा था तो उनके जानकारी में ये तथ्य थे। और अभी जो ईडी ने कोर्ट में जो ईडी के द्वारा वकील के द्वारा बताया गया कि 50 लाख रुपए महीना, फिर उसके बाद 1.5 करोड़ रुपए महीना अलग से मिला, जिसके माध्यम से हरीश लकमा का बंगला तैयार हुआ, कांग्रेस भवन तैयार हुआ। इस प्रकार की चीजें कोर्ट में पेश की गई है। और निश्चित तौर पे इस पे जो षड्यंत्र है, जिस प्रकार से कवासी लखमा जी ने खुद ने कहा कि मैं तो अनपढ़ हूँ, एक बस्तर समुदाय से आता हूँ, आदिवासी क्षेत्र का हूँ, तो कहीं ना कहीं उनको इतना महत्वपूर्ण विभाग दे करके उनके द्वारा इस प्रकार का कृत्य कराने के लिए कोई मास्टरमाइंड, जिन्होंने उन्हें अपने मंत्रिमंडल में इसलिए ही रखा कि इस प्रकार से यहाँ पर बड़े से बड़ा भ्रष्टाचार करके अपना जो यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ उसकी राशि अपने शीर्ष नेताओं तक पहुंचाएं, जिसके द्वारा पूरे देश में इनको फंडिंग प्राप्त हो। इस प्रकार की एक कहीं ना कहीं इसमें चीज सामने आती है। और जिस प्रकार से हमारे भाई कह रहे थे, तो मुकेश चंद्राकर जी जो स्वर्गलोक जिनका गमन हो गया, उसमें कौन आरोपी है और किसका कार्यकर्ता था, ये सबको पता है। किसके संरक्षण में था, प्रदेश अध्यक्ष के साथ, किसके प्रदेश अध्यक्ष के साथ उनकी सार्वजनिक तस्वीरें सामने आई। ये मुद्दा भटकाने का प्रयास मात्र है। अभी वर्तमान में जो कवासी लखमा जी के साथ हो रहा है, ये कहीं ना कहीं टोटली भूपेश बघेल जी इसके पीछे इन्वॉल्व हैं। उन्होंने जब कवासी लखमा जी पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको जब ये जानकारी थी, इसके बावजूद इतना महत्वपूर्ण विभाग उन्होंने छत्तीसगढ़ शासन का दिया, जिसमें आप देखेंगे अनवर डेबर वो एक व्यवसायी हैं, उनके भाई एजाज डेबर रायपुर नगर निगम के, जिसमें 850 करोड़ स्मार्ट सिटी का पैसा आया, उस जैसे नगर निगम के जिनके भाई महापौर हैं। तो आप देख सकते हैं पिछले 5 साल में छत्तीसगढ़ की जनता ने जिस प्रकार से चहु और भ्रष्टाचार शासन देखा और छत्तीसगढ़ की आम जनता का जो पैसा डकारा गया, उसी का कारण है आज फलस्वरूप कांग्रेस पार्टी विपक्ष में बैठी है। और ये भाई साहब कह रहे थे हमारे वरिष्ठ प्रवक्तागण कांग्रेस पार्टी के कि भूपेश बघेल जी एक राष्ट्रीय नेता हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, उनके राष्ट्रीय नेतृत्व में जिस जिस राज्य के चुनाव में उनको नेतृत्व दिया है, वहां कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी ही है। वहां पर कोई भी उन्होंने कोई कीर्तिमान रचकर नहीं आए। वो जो उन्होंने छत्तीसगढ़ में अपनी छवि बनाई है, वो कांग्रेस से भी जवाब ले लेते हैं इस बारे में। अजय जी बताएं कि एक अशिक्षित नेता जो बीजेपी कह रही है उन्हें डमी मंत्री के तौर पर जगह दे दी गई मंत्रिमंडल में, आखिर जब वे अशिक्षित थे, उनका खुद भी मानना है, उन्होंने कहा है कि वे अनपढ़ थे, ऐसे में एक अनपढ़ या अशिक्षित व्यक्ति को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना क्या मायने हैं इसके? देखिए सारिका जी, महत्वपूर्ण है कि राजनीति में शिक्षा महत्वपूर्ण नहीं है, आपकी सोच विचारधारा ये महत्वपूर्ण है। आज हमारे देश में कई ऐसे भारतीय जनता पार्टी के भी नेता हैं जो अशिक्षित हैं, आज जो बड़े बड़े पदों पर सुशोभित रहे। महत्वपूर्ण बात यह है कि आज ये आरोप लगा रहे हैं कवासी लखमा जी पे। क्या ईडी को 1 रुपए भी कैश मिला कवासी लखमा जी के घर पे? पहली बात। क्या कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले? नहीं। आज ईडी जो है सिर्फ कार्रवाई कर रहा है। आप एक सुप्रीम कोर्ट का मैं सारिका जी कोर्ट देना चाह रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने अभी ताजा निर्णय में स्पष्ट रूप से कहा, ईडी अपनी कार्रवाई को पारदर्शी बनाए, टारगेटेड कार्रवाई न करे। आज ईडी का काम किसी को सलाखों के पीछे ढकेलना नहीं है, उसका काम है पर्याप्त सबूत और तथ्य पेश करना।
अरविंद केजरीवाल की जमानत के समय स्पष्ट उससे कहा गया कि आपके पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत तथ्य नहीं है। लगातार आपने उसको दुर्भावनावश टारगेटेड उसको सलाखों के पीछे ढकेला। हमने ताजा उदाहरण देख लीजिए, अजीत पवार आज जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है, उसी के लिए माननीय मोदी जी महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव के समय कहते रहे कि भैया ये जो है 27 लाखों का घोटाला किए, आज इनको सलाखों के पीछे ढकेल दिया जाएगा। आज वही अजीत पवार जो है भाजपा में शामिल होकर उप मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं। आज अन्य मंत्री नारायण राणे, मुकुल राय, एकनाथ शिंदे, हेमंत बिस्वा शर्मा, येदियुरप्पा, ऐसे नेताओं की लंबी लिस्ट है। 90% नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं, ईडी उनकी कार्रवाई रोक देती है। ताजा उदाहरण देखिए, प्रफुल्ल पटेल जिसकी करोड़ों की संपत्ति ईडी ने सीज करके रखी थी, आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र शाखा के दबाव में उनकी संपत्ति सीज से हटा दी गई। तो ये दिख रहा है कि भाजपा की वॉशिंग पाउडर की मशीन जो है वो आज जो गुनाहगार है, जो भ्रष्टाचार है, उसको पर्दाफाश करने का प्रयास न करके उनको संरक्षण देने का प्रयास करती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है सारिका जी, ईडी जो है इलेक्शन मैनेजमेंट डायरेक्टरेट के रूप में काम कर रहा है। आज इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की लड़ाई सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और सिर्फ आरएसएस से नहीं है। हमारी लड़ाई जो है, राहुल गांधी ने स्पष्ट रूप से कहा कि जो संवैधानिक संस्था है, जो केंद्रीय एजेंसियां है, ईडी, आईटी, सीबीआई, जो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की कठपुतली की तरह काम कर रही है, दबाव की राजनीति कर रही है, हमारे नेताओं की। गंधर्व जी जवाब दें, वो ईडी आईटी को भी केंद्रीय एजेंसियों को भी बीजेपी के अंडर बता रहे हैं, जवाब दें। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जिस प्रकार से देश की संवैधानिक एजेंसियों पे आरोप लगा रहे हैं। न्यायपालिका का एक अपना तरीका होता है जिसके तहत कार्रवाई होती है, उसमें समकक्ष जैसे भी सबूत और तथ्य आते हैं उसके तहत कार्रवाई की जाती है। ऐसा नहीं है कि विपक्ष के बहुत सारे नेता रहे हैं जिनके ऊपर आरोप लगा हो और बाद में उन्हें भी बेल प्राप्त हुई है। कोर्ट अपना डिसीजन, अपना निर्णय सबूतों के आधार पर पेश करता है। और भाई साहब कह रहे थे कि ईडी की कार्रवाई बढ़ गई, यूपीए शासनकाल में ईडी की कार्रवाई नहीं होती थी। तो 2004 से 2014 तक का भी आप उदाहरण देखेंगे तो देश में कोयला घोटाला, उसके बाद कॉमनवेल्थ घोटाला, बोफोर्स घोटाला, अनेक प्रकार के घोटाले इन्होंने जो किए हैं, उसको कहीं ना कहीं ये चीख कर विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्मों में अपने भ्रष्टाचार को छुपाने का काम करते हैं। आज देश की जनता ये भली भांति समझ चुकी है कि सी फॉर कांग्रेस और सी फॉर करप्शन, वैसे ही छत्तीसगढ़ की जनता समझ चुकी है बी फॉर भूपेश बघेल और बी फॉर भ्रष्टाचारी कांग्रेस। तो ये सारे तथ्य जिस प्रकार से चीजें सामने आ रही हैं, आप देखेंगे पिछले 5 साल में सीजीपीएससी का घोटाला, चारा घोटाला, गौठान घोटाला, राजीव युवा मितान क्लब के नाम पे घोटाला, महादेव सट्टा ऐप का घोटाला। महादेव सट्टा ऐप के घोटाले में तो भूपेश बघेल जी के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज है और इनको पीड़ा ये नहीं। जी अजय जी, गंधर्व जी, आप सभी को बीच में रोकना चाहूंगी। चलिए, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ लखन चौधरी जी जुड़े, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। लखन जी, आपने दोनों पक्षों को सुना, मामला आपने समझा, क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी इस पर? देखिए, अब इस मामले को लेकर इस समय तो छत्तीसगढ़ में जो सियासत है वो उफान पर है और दोनों तरफ से जिस तरह से वार जो है हो रही है, वार आरोप प्रत्यारोप का दौर जिस तरह से चलता है, तो बहुत ही मामला जो है बेहद गंभीर मामला है और सुर्खियों में भी है। इस भी जो है जब से कवासी लखमा की गिरफ्तारी हुई है तब से इस मामले को लेकर जो है हाथों हाथ लिया जा रहा है मीडिया द्वारा भी। देखिए, अभी तक जो बातें दबे स्वर में कही जा रही थी कि मास्टरमाइंड जो जिसका खुलासा आज नितिन नवीन ने किया है, ये बातें बहुत पहले से दबी स्वर में कही जा रही थी। और भाजपा का जो सत्ता पक्ष है और सत्ता पक्ष से जुड़े जो लोग हैं, उनके संगठन है, उनके तमाम लोग तो दबे स्वर में पहले से कह रहे थे मास्टरमाइंड भूपेश बघेल को, लेकिन नितिन नवीन ने उस चीज को उजागर कर दिया है और अब जो है बात सामने में आ गई है। और देखिए, नितिन नवीन को इसीलिए इस तरह की चीजों के माध्यम से सुर्खियां बटोरने के लिए भी यहाँ का प्रभारी बनाया गया है। तो देखिए, ये पूरी तरह से ये मामला जो है एक रणनीति के तहत आगे बढ़ाई जा रही है। और दिल्ली में जिस तरह से शराब घोटाले को लेकर जिस तरह से केजरीवाल और केजरीवाल के जो उनके खास लोग थे, उनके जो खास समर्थक थे, उनके जो विश्वसनीय लोग थे, उनको जिस तरह से टारगेट किया गया, सेम वही चीज यहाँ पर छत्तीसगढ़ में हो रहा है। और भूपेश बघेल के सारे करीबियों को जो है, चाहे वो व्यापार जगत से जुड़े हो या संगठन से जुड़े हुए हो या नौकरशाह हो, जो है सारे तमाम लोगों को, इसमें 1 दर्जन से अधिक लोग आज इस कांड को लेकर जो है गिरफ्तार हो चुके हैं। तो सारी जो चीजें हैं वो बड़ी रणनीतिक तरीके से की जा रही है। और कवासी लखमा के बारे में भी जिस तरह से आंकड़े डेटा के साथ
जो है पुख्ता सबूत की बात कही जा रही है और तमाम जो चीजें मीडिया में पिछले 2 दिन से आ रही है, तो इससे लगता है कि जो ईडी है लंबे समय तक अब कवासी लखमा को छोड़ने वाली नहीं है। और इसके बहाने देखिए सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि लखमा के बहाने कांग्रेस पर वार हो रहा है। ये अब समझने की जरूरत है कांग्रेस पार्टी को कि अब कांग्रेस पार्टी किस तरह से जो है बदनाम हो रही है, उसकी छवि को किस तरह से धूमिल किया जा रहा है या हो रही है। देखिए ये चीजें अब समझने की जरूरत है। कांग्रेस का संगठन खत्म हो रहा है। भूपेश बघेल के नाम से यदि इस तरह की चीजें लगातार चलेंगी तो आने वाले समय में कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत पैदा होने वाली है। बिल्कुल लखन जी, कांग्रेस के लिए मुसीबतें पैदा भी होने वाली है और बढ़ती भी नजर आ रही है। अब बीजेपी से मैं गंधर्व जी आपका रुख करना चाहूंगी। नितिन नवीन जी का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि आदिवासी तो मोहरा बनाया गया है, मास्टरमाइंड कोई और है। तो मास्टरमाइंड कहने के पीछे क्या वजह है? क्या ईडी जो है, केंद्रीय एजेंसियां जो है जांच तो वे कर रही, तो नितिन नवीन जी किस आधार पर कह रहे हैं कि मास्टरमाइंड भूपेश बघेल है? देखिए, स्पष्ट तौर पे जब प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है और वो जब विभागों का बंटवारा करता है तो उसके संज्ञान में आए बिना इस प्रकार का कृत्य कहीं भी नहीं हो सकता। और वर्तमान में आप देखेंगे तो ईडी ने भी जब कवासी लखमा जी को गिरफ्तार करने के पूर्व एक्स पर अपना पोस्ट किया था, उसमें लिखा था पीओसी के तहत हमें अब आगे की कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त सबूत प्राप्त हो चुके हैं। पीओसी यानी प्रोसीड ऑफ क्राइम। जब भ्रष्टाचार हो रहा था तो ऐसा कहीं भी नहीं हो सकता कि उस विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है और आदरणीय मंत्री जी उस समय दस्तखत कर रहे हैं और उनके संज्ञान में सारी चीजें ना हो। तो उनके जानकारी में रहते हुए सभी चीजें हुई और उस पे एक एपी त्रिपाठी ने बयान भी दिया कि साइन करने के एवज में उन्हें मंथली भुगतान किया जाता था। और अभी मैं एक डाटा आपको बता देता हूँ, कवासी लखमा जी को 50 लाख रुपए महीना, निरंजन दास जी ये उस समय के आबकारी आयुक्त थे, उनको 50 लाख रुपए महीना, 2161 करोड़ रुपए का घोटाला है। ईडी ने 70 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की है। इसके मास्टरमाइंड जो इनिशियल हैं, मुख्य सरगना का नाम अभी दबेश्वर में लिया जा रहा है और आगे की कार्रवाई में वो सामने भी आ जाएगा। ट्रिपल ए का नाम मैंने पहले ही ले लिया, अनिल टुटेजा, अरुण त्रिपाठी जी और अनवर डेबर। फिर आप देखेंगे विवेक दान, यश टुटेजा, ये सारे लोग हैं। एसीबी का भी इस पे कार्रवाई किया गया। इसमें अवैध होलोग्राम लिया गया, FL10 लाइसेंस के माध्यम से अंग्रेजी शराब जो बड़े लोग पीते हैं, बड़े उद्योगपति जगत के लोग इस प्रकार की शराब पीते हैं, उसका FL10 लाइसेंस जारी करके उसमें भी भ्रष्टाचार। फिर CSMCL जो एजेंसी देखती है उसके MD रहते हैं अरुण त्रिपाठी, वहां पर्याप्त रिश्वतखोरी की जाती है। एक केस देसी का जो ये शराब बेचते थे, एक कट्टा शराब, उसमें 75 रुपए कमीशन। फिर स्कैनिंग से बचने के लिए अवैध होलोग्राम चिपका के सप्लाई, पहले 800 केस ये अवैध शराब का करते थे, फिर 200 केस एजेंसी के माध्यम से कराते थे। तो इस प्रकार से पूरे सिस्टम बना के कुछ कहना चाह रहे हैं? जी कहिए। देखिए, महत्वपूर्ण बात है, मेरे मित्र बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। आज ये वही नितिन नवीन है जो छत्तीसगढ़ मेहतारी की मूर्ति का विरोध करते हैं। तो ऐसे सोच वाला व्यक्ति किस प्रकार से बयान देगा, ये कहीं ना कहीं यश प्रश्न है। महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय जनता पार्टी भूपेश बघेल से घबराती है। मैं तो खुली चुनौती देता हूँ चैनल पे, अगर आप भूपेश बघेल जी को मास्टरमाइंड मानते हैं तो ईडी कार्रवाई नहीं करती। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, 2021-22 की घटना सारिका जी, अभी 2025 चल रहा है, 3 साल तक ईडी क्यों नहीं कवासी लखमा में कार्रवाई करती है? पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात, क्या कवासी लखमा जी के घर पे 1 रुपए भी कैश मिली, जिसकी कुल संपत्ति 1.25 करोड़ रुपए है, उसमें आप 2,000 करोड़ की रिश्वत का आरोप लगा रहे हैं, जो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि राजनीतिक साजिश और षड्यंत्र है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, आगे पूरी घटना जो है इस पे अभी तक ईडी अपना फाइनल चालान क्यों पुटअप नहीं कर रही है? लगातार सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे रही है कि भैया आप क्यों नहीं फाइनल चालान पुटअप कर रहे हैं? वो केस को लगातार लिंगर ऑन कर रही है। नोएडा में जो FIR शराब घोटाले के खिलाफ की गई थी, उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल किया कि नहीं ये FIR उचित नहीं है। लेकिन ईडी जो है टारगेटेड कार्रवाई करके फिर दूसरे राज्य में जाके फिर से FIR दर्ज करती है, तो दिख रहा है कि टारगेटेड कार्रवाई है। चौथी बात, रमन सिंह के सरकार के समय पे जो लगातार आबकारी नीति थी, 137 साल की आबकारी नीति, आखिर किसको फायदा पहुंचाने के लिए बदला गया? दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगर ये होलोग्राम की बात कर रहे हैं तो होलोग्राम लगे महाराष्ट्र में, गुजरात में निर्माता कंपनियों, क्या आज ईडी उन निर्माता कंपनियों पे क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है? आखिर क्या केंद्र की मोदी सरकार उन जो होलोग्राम कंपनी है उसको क्यों संरक्षण दे रही है? दूसरी महत्वपूर्ण बात, दिल्ली की सरकार पे ये आरोप लगाया गया सारिका जी कि भैया आप शराब निर्माताओं से डायरेक्ट खरीदी करके मोटी कमीशन वसूल कर रहे हैं।
आप मनीष सिसोदिया की और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी करते, लेकिन वही शराब की आबकारी नीति को छत्तीसगढ़ में शायद सरकार लागू कर रही है। आज जो FL10 और FL10B के लाइसेंस थे उसको निरस्त करके डायरेक्ट शराब निर्माता कंपनियों से मोटी कमीशन के लालच में लागू करते, लेकिन ईडी कोई कार्रवाई नहीं करता। दूसरी महत्वपूर्ण बात, 2012 से 2017 जब यहाँ रमन सरकार थी तब यहाँ के जो मैन्युफैक्चरर थे शराब उत्पादक, उसको इंडियन मेड फॉर लिकर बिना मापदंड का पालन करके उनको MFL के लाइसेंस दिए गए। 2012-13 में 60% और 2014-15 से 17 के बीच 55% कमीशन वसूली की गई। आज ईडी अगर कार्रवाई कर रहा है तो 2012 से जो शराब घोटाला चल रहा है उस पर क्यों कार्रवाई नहीं होती? दूसरी महत्वपूर्ण बात, यहाँ 36 करोड़ का नान घोटाला होता है, उस पर ईडी कोई जांच नहीं करती। 6,500 करोड़ का चिटफंड कंपनियां छत्तीसगढ़ की आम जनता का पैसा डकार जाते हैं, लेकिन ईडी कोई कार्रवाई नहीं करती। रमन सिंह की संपत्ति गंधा जी जवाब दे। ईडी जो है, सेंट्रल एजेंसियां जो है वो रिमोट कंट्रोल पे काम करती, कांग्रेस का कहना है। इनको जवाब दे दिए रहता हूँ। ये 5 साल सत्ता में रहे, 5 साल इन्होंने, हमने इस पे कार्रवाई की, इतना विभिन्न प्रकार का SIT, विभिन्न प्रकार के राजनीतिक षड्यंत्रों के तहत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने का विभिन्न प्रयास किया। और जो भी FIR हुई, जो ये पूर्व में कह रहे हैं, उस समय जो OSD थे उनके ऊपर EOW के तहत उस समय कार्रवाई भी हुई, उनकी गिरफ्तारी भी हुई। अभी माननीय न्यायालय से वो व्यक्ति बेल पे है। तो इनको जब जानकारी नहीं होती तो ये सोचते हैं सामने वाले लोग बिना जानकारी के बैठे हैं। तो उस समय की जो सारी चीजें थी वो EOW के द्वारा पेश की गई और उस पर कार्रवाई की गई। आज ये बात कर रहे हैं जांच एजेंसियों पे, तो ये क्यों नहीं चले जाते सुप्रीम कोर्ट? क्यों जो अब जिस पार्टी का आज ये विरोध करते हैं, आम आदमी पार्टी के खिलाफ, जहां दिल्ली पे घूम घूम के भ्रष्टाचार कर रहे थे, जो आम आदमी पार्टी के खिलाफ ये बोल रहे हैं, आज छत्तीसगढ़ में आकर उन्हीं का संरक्षण लेते हैं। तो किस प्रकार का दोगलापन उभर कर सामने आता है अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए? कहीं ना कहीं हमारे कांग्रेस के जो बड़े भाई प्रवक्ता हैं उनके तथ्यों से ये स्पष्ट हो जाता है कि पिछले 5 साल में किस प्रकार से छत्तीसगढ़ की आम जनता के पैसे का बंदरबाट हुआ है। यहाँ के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जाते हैं और केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पे वहां पर जाकर 20 लाख 50 लाख की मुआवजा राशि देके आते हैं। और छत्तीसगढ़ में जब ईश्वर साहू जी के सुपुत्र के साथ कुछ हो जाता है तो यहाँ का स्लीपिंग होम मिनिस्टर देखने तक के नहीं जाता, कोई झांकने तक के नहीं जाता। आज ये बात कर रहे हैं विभिन्न एजेंसियों की, ये एजेंसियों ने कार्रवाई की, छत्तीसगढ़ की जनता के पाई के पैसे को आज सीज भी करेंगे और उस पर कार्रवाई भी होगी। जिस प्रकार से अनवर डेबर, अनिल टुटेजा, सौम्या चौरसिया, जो इनके कामन सिंह सोनवानी, CGPSC का घोटाला हुआ, उसमें इनको आपत्ति है। जहां कोई एजेंसी बिल्कुल गंधर्व जी, अजय जी, आप दोनों से जानकारी हम लेते रहेंगे, पर हमारे साथ लखन चौधरी जी राजनीतिक विश्लेषक जुड़े, उनसे भी इस पर चर्चा एक बार कर लेते हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बताएं लखन जी, आपने दोनों पक्षों को एक बार फिर से सुना है, भ्रष्टाचार का आरोप है तो कहीं केंद्रीय एजेंसियां रिमोट कंट्रोल से चल रही है, ये भी कहना है, किस ओर रुख करता नजर आ रहा है ये माइंड गेम का मुद्दा? देखिए, केंद्रीय एजेंसियों को लेकर जो है इस तरह की चीजें होती रही हैं और ये तो बहुत सारे लोग कह ही रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। सत्ता में जो भी रहता है वो करता है। देखिए, कांग्रेस के समय भी केंद्रीय एजेंसियों पर कई तरह के आरोप लगे थे, लेकिन इस समय जो छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारों में जिस तरह से शराब कांड को लेकर चर्चा है, ये चर्चाएं हैं कि कवासी लखमा को इसलिए गिरफ्तार किया गया है क्योंकि कवासी लखमा के जो है पूछताछ में बहुत सारी चीजें आई हैं और बहुत सारी चीजें आनी बाकी है। देखिए, कवासी लखमा के माध्यम से जो है ईडी और सत्ता पक्ष जो है ये चाहती है कि भूपेश बघेल को भी कभी न कभी फंसाया जाए और ये तो कहा जा रहा है कि उनको भी जो है गिरफ्तार किया जाने वाला है, ठीक उसी तर्ज पर जिस तरह से दिल्ली में केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया और केजरीवाल के पहले उनके विश्वसनीय लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो ये तो चर्चाएं देखिए हो रही है और कवासी लखमा एक बड़े शख्सियत है जिनके पास भारी इनपुट जो है शायद मिला है ईडी को और मिलेगा। तो इसलिए देखिए कि ये जो कांड है, शराब कांड, पूरी तरह से दिल्ली के तर्ज पर जा रहा है और इसमें ईडी के माध्यम से सत्ता पक्ष जो है जिस तरह से आगे बढ़ रही है, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में और बहुत कुछ देखना जो है बाकी है और बहुत कुछ जो है देखना हो जो है हमको देखने को मिलेगा। जी लखन जी, आरोप प्रत्यारोप और केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग, बहरहाल देखना होगा कि ये सियासी भूचाल किस ओर रुख करता और कहां जाके खत्म होता है। हमारे पास चर्चा के लिए समय इतना ही था। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
छत्तीसगढ़ डिबेट में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।